दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि सर्जरी को लेकर अक्सर ये विवाद होता रहता है कि आयुर्वेद वाले सर्जरी कैसे कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे चिकित्सकों के संगठन हैं जो हमेशा इस पर सवाल उठाते हैं कि एक आयुर्वेद चिकित्सक कैसे सर्जरी कर सकता है। और बहुत लोग उसमें ऐसे भी होते हैं, उनका कहना ही है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी करनी नहीं आती। तो इसके पहले भी हम इस मुद्दे पे कुछ वीडियोज बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन सबको देख सकते हैं कि आयुर्वेद के जो भी छात्र हैं या चिकित्सक हैं उनको सर्जरी की कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कौन कौन सी सर्जरी करने में वो सक्षम होते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है उससे अलग है। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि जो सर्जरी है उसका इतिहास क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ है, और हमारे देश के जो चिकित्सकों के संगठन हैं, चाहे जितने भी अफवाहें उड़ाएं, जो भी विरोध करें, लेकिन जो हमारे देश के अलावा जो अलग अलग देशों के संगठन हैं उनका क्या मानना है, और क्या वो मानते हैं कि आयुर्वेद से ही सर्जरी की उत्पत्ति हुई है या नहीं। तो आज के इस वीडियो पे हम डिटेल में इसी पे डिस्कस करेंगे। तो जो आयुर्वेद में जो सर्जरी की देन है आचार्य सुश्रुत की है। केवल आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व को अगर सर्जरी किसी ने दिया है तो हमारा देश भारत है, और भारत में आचार्य सुश्रुत हैं जो सर्जरी के पिता माने जाते हैं। और यह सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि पूरे विश्व में सुश्रुत को ही सर्जरी का पिता माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को ही माना जाता है। और इसी से संबंधित जो है आप कभी भी फादर ऑफ सर्जरी गूगल पे सर्च करेंगे तो जितने भी आपको वेबसाइट्स हैं, जो भी विकिपीडिया है या जो भी रिसोर्सेज है, आपको हर जगह आपको यही मिलेगा कि सुश्रुत ही फादर ऑफ सर्जरी है। इसी संदर्भ में एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यह जो वेबसाइट है columbiasurgery.org की, प्लास्टिक सर्जरी एट कोलंबिया, और इनका जो है आप देखिए पेज पे लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, एंशिएंट इंडियन नोज जॉब्स एंड द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो सर्जरी के अलावा अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो इसकी भी ओरिजिन इंडिया से है, और इंडिया में विशेष रूप से आयुर्वेद से है। 600 BC एंशिएंट इंडियन सर्जन परफॉर्म नोज जॉब्स एंड स्किन ग्राफ्ट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग द 6th century BCE an Indian physician named Sushruta, widely regarded in India as the father of surgery, wrote one of the world's earliest work on the medicine and surgery. The Sushruta Samhita documented the etiology of more than 1100 diseases, the use of hundreds of medicinal plants, and instructions for performing a course of surgical procedures including 3 types of skin grafts and reconstruction of nose. तो सुश्रुत संहिता में आपको क्लियर कट ग्राफ्टिंग के बारे में, नोज ग्राफ्टिंग के बारे में, जो आप क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बारे में, ईयर सर्जरी के बारे में, तो इन सारी चीज़ों का जो है विस्तार से उल्लेख आपको मिलता है। ये हम वीडियो में आपको डिटेल में इस सब के बारे में भी बताएंगे। अब दूसरी चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये लोगो है एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया, और इस लोगों में आप देख रहे हैं आचार्य सुश्रुत को दिखाया गया है सर्जरी करते हुए, और यहाँ पे काल भी लिखा हुआ है सुश्रुता 600 BC। तो इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि जो सुश्रुत है वही फादर ऑफ सर्जरी हैं। और अगर सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में बताया तो फिर आयुर्वेद के जो सर्जन हैं उनको सर्जरी करने में क्या समस्या है, क्यों उनको सर्जरी करने से रोका जाता है, और क्यों बहुत सारे जो है लीगल सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये सक्षम नहीं है। तो सर्जरी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको सुश्रुत संहिता में मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टाइप्स बताया आचार्य सुश्रुत ने कि जो शस्त्र कर्म होते हैं, यानी कि सर्जरी जो होती है वो 8 टाइप्स की होती है। छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐश, आहार्य और विश्राव्य एवं शिव्य। तो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे आप एक्सीजन की बात करें, चाहे इंसिजन की बात करें, पंक्चरिंग की बात करें, या ड्रेनेज की बात करें, या सिवचरिंग की बात करें, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट और जो ये प्रोसेस है सब आचार्य सुश्रुत ने 2000 साल पहले ही लगभग सुश्रुत संहिता में लिख दिया था, और इनके पूरे स्टेप्स भी बताए थे, और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल बता दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं सर्जरी के दौरान। तो इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने जो टोटल यंत्र है उनकी संख्या 101 बताई है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है डिटेल्ड नॉलेज था उन लोगों को हर चीज़ के बारे में। 101 यंत्र उन्होंने इतने साल पहले ही बता दिए थे, और उसमें भी जो 101 यंत्र हैं उनके 6 टाइप्स थे, यानी कि शेप के अनुसार जो उनकी आकृति थी उसके अनुसार उन्होंने उसका 6 टाइप्स भी बताए थे। उसमें जो है आपका स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र और शलाका यंत्र और उप यंत्र। तो ये 6 टाइप्स के उन्होंने बता रखे थे, कितने 6 टाइप्स के जो है यंत्र होते हैं। और इन 6 यंत्रों में भी सभी यंत्रों की संख्या अलग अलग बताई थी, जैसे कि संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, सबकी अलग अलग संख्या और उनके शेप और साइज के अनुसार जो है अलग अलग इनकी संख्या भी बताई है। यंत्रों के बाद अब शस्त्र की बात करते हैं, क्योंकि यंत्र जो है वो सर्जरी में सहायक होते हैं, लेकिन आप उसे सर्जरी नहीं करते। सर्जरी के लिए शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी संख्या भी जो है सुश्रुत ने 20 बताई है, और इसमें जो प्रमुख रूप से है मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूचिम, कुश, आटी, त्रिकूर्चक, आरा, दंत शंकु, ऐषणी। तो ये जो नाम है ये टिपिकल चूँकि संस्कृत के हैं इसलिए आप लोग को समझने में समस्या आती होगी, लेकिन जितने आजकल आप जो सीजर्स देखते हैं, फोर्सेप देखते हैं, स्कैल्पेल देखते हैं, तो ये सारे इन्हीं शब्दों के जो है अंग्रेजी रूपांतर हैं। कहीं कोई डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो जो 20 प्रकार के शस्त्र उन्होंने बताए थे, लगभग वही शस्त्र आज भी सर्जरी में प्रयोग किए जाते हैं। अंतर बस इतना है कि उस समय चूँकि जो हमारी लैंग्वेज थी संस्कृत थी, तो संस्कृत में लिखा गया था। आज की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश में इनका नाम पता है। जो मटेरियल्स की बात की गई थी, तो उस समय ये यंत्र जो है मुख्य रूप से लोहे के बनाए जाते थे, लेकिन लोहे के अलावा आप इनको चांदी का बना सकते थे, सोने का बना सकते थे या पत्थर के बना सकते थे। लेकिन आज चूँकि इससे बेहतर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, तो इसलिए हम आजकल स्टील का या इससे भी अलग जो मटेरियल्स हैं उनके बनाए जाते हैं। लेकिन ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक अगर सर्जरी करनी है तो पुरानी चीज़ों से करें, लोहे के जो उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको करें। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहस का विषय है, क्योंकि मेटल जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होता है, मेटल और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के जो प्रोसेस होते हैं वो बदलते जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद के हैं तो आज भी लोहे और पत्थर के ही इंस्ट्रूमेंट से काम करेंगे और उनको जो है स्टील या जो आजकल के जो अच्छे मटेरियल्स होते हैं उनके बने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने आपको इंस्ट्रूमेंट के डिटेल बता दिया, जो यंत्र उपयंत्र के बारे में भी डिटेल में बता दिया। और अब हम बात करेंगे कि जो प्लास्टिक सर्जरी की बात की गई है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी निसंदेह जो है भारत की ही देन है और आचार्य सुश्रुत की देन है और आयुर्वेद की देन है। तो जितने भी आपको प्लास्टिक सर्जरी आजकल देखने को मिलती हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे हम कान की प्लास्टिक सर्जरी की बात करें या नाक की बात करें या क्लेफ्ट लिप की बात करें या क्लेफ्ट पैलेट की बात करें, तो सारी चीज़ें सुश्रुत में दी गई हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे कर्ण संधान के बारे में बताया गया है कि जो कर्ण जो संधान किया जाता है उसमें 15 विधियाँ इन्होंने बता रखी हैं, यानी कि कान में कौन सी विकृति हो, कैसे आपका कान कटा हो तो कौन सी सर्जरी आप उसमें करेंगे। तो डिटेल उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, आपको पढ़ना हो तो आप सुश्रुत संहिता को जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस टाइप का कान हो, यानी कि मोटा हो तो कौन सा सर्जरी करेंगे, पतला हो तो कौन सी सर्जरी करेंगे, किधर कान कटा हो तो कैसा कौन सी सर्जरी आप करेंगे, आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा। तो कान के बाद फिर उन्होंने उसी अध्याय में नाक के प्लास्टिक सर्जरी के भी बारे में भी बात की है। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नासिका के कट जाने पर उसके संधान की विधि यथावत कहूँगा, और उसका पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है कि नाक कैसे कटा हो तो कैसे आप उसकी सर्जरी करेंगे और रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे नोज का, यानी कि अगर आपकी नाक पूरी कट गई हो तो आप कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, कहाँ से स्किन की ग्राफ्ट लेंगे। तो सारी चीज़ों का इसमें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार जब अलग अलग अध्यायों में उन्होंने जहाँ पर उन्होंने मुख रोग के बारे में डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे ओष्ठ संधान के बारे में भी बताया है, यानी कि अगर आपके होंठ फटे हों, क्लेफ्ट लिप हो, तो आप उसमें कौन सी सर्जरी करेंगे और कैसे करेंगे, वहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप उनको डिटेल में बताया गया है। तो इतने सारे रेफरेंसेस दिखाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको या किसी को भी इसमें कोई शंका होगी कि जो सर्जरी है वो आयुर्वेद की देन है। और सर्जरी उस समय भी कितनी ज़्यादा डेवलप थी ये आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं
कि चाहे जनरल सर्जरी की बात की जाए, चाहे प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए, सब कुछ उस ज़माने में भी होती थी जब पूरी दुनिया को सर्जरी के बारे में पता भी नहीं था। तो जब सर्जरी जो है आयुर्वेद की ही देन है, तो आयुर्वेद के जो भी सर्जन हैं उनको उनका हक देने में क्या समस्या है? मुझे नहीं लगता है कोई समस्या है। और अगर जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं इनको सर्जरी की अनुमति दी जाती है तो हमारे देश में वैसे भी चिकित्सकों की काफ़ी कमी है, तो इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा करने में जो है हमें आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चय ही आपके मन में जितने सारे शंकाएँ होंगी उन सब का समाधान आपको मिल गया होगा। और ऐसे ही जो भी लोग हैं जिनके मन में अभी भी शंका है, तो आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनके मन में जो भी शंका है वो भी दूर हो जाए और यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो सर्जरी जो है आयुर्वेद की ही देन है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर्जरी की उत्पत्ति आयुर्वेद से हुई है, तो सर्जरी करने की अनुमति जो है आयुर्वेद के चिकित्सकों को ज़रूर मिलनी चाहिए और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद।